बहुत बहुत स्वागत है सीमा। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं और हम लोग आपके लंबे थिएटर का जो अनुभव है और टेलीविज़न का और सिनेमा का और फिर एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन का, इन सब चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे आपके शायद शुरुआती समय से, आपके बचपन से। किस तरह का परिवार आपका है जिसमें आप पैदा हुई, क्योंकि शायद बचपन से ही आप एक्टिंग करने लगी, तब आप सीमा भार्गव हुआ करती थी। बताइए ना अपने बारे में। बस मेरी शुरुआत हुई थी, दरअसल मेरी जो माँ थी वो काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस थी, दूरदर्शन और आकाशवाणी से, दिल्ली दूरदर्शन से। और उनके ज़रिए ऐसा रहा कि हम 4 बहन भाई थे और मम्मी ने बस ऐसे देखा होगा, शायद मुझे लगता है कि स्कूल यहाँ है और रेडियो यहाँ है, पहले कहाँ ले जाऊँ, तो शायद तो शायद इस कंफ्यूजन में हमारी माँ ने पहले हमें दूरदर्शन पे पहुंचा दिया, स्कूल में बाद में भेजा। तो दूरदर्शन में 1968 में मेरी ऑडिशन हुई और बड़ा अच्छा सिलसिला रहा, क्योंकि पहला ही प्रोग्राम जो था वो लाइव टेलीकास्ट था और बड़ा रोल मिल गया। पहली उसमें पीएल देशपांडे डायरेक्टर थे उस वक्त। तो बस वो एक अजीब सी चीज़ थी, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और मेरी माँ, मुझे अभी भी याद आता है कि वो बाहर बेचारी कुछ जो भी पढ़ सकती होंगी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ी होगी या कुछ ऐसा पढ़ा होगा उन्होंने कि बस आज का नाटक किसी तरह मेरी बेटी एक भी डायलॉग ना भूले और ये सफल हो जाए। और बस समझ लीजिए कि उनकी दुआ से वो बस सफल हुआ। और उसके बाद फिर वो बच्चों का जो भी प्रोग्राम, जिस तरह के भी रोल आते थे, वो तकरीबन मुझसे कराए जाते थे। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लड़का बनाया जाता था। अच्छा। और बाल कटवा दिए जाते थे। तो बस वो सिलसिला शुरू हुआ पहले दूरदर्शन से, फिर वो शिफ्ट हो गया आकाशवाणी पे, आकाशवाणी से फिर स्टेज पर, फिर बस वो कंटिन्यू चलता ही रहा। तो आज तकरीबन 52 इयर्स हो गए इस सिलसिले को। तो बस माँ की कृपा। आपकी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम था सरोज भार्गव। और आपको तो शायद ज़रूरी याद होगा कि प्रोग्राम आया करते थे, ढोल की पोल और हवा महल, इस तरह के प्रोग्राम्स जो आकाशवाणी में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे उन दिनों। तो वो जो एक आवाज़ थी एक औरत की कि अजी सुनती हो, अरे बहरी नहीं हूँ, मतलब जो एक लड़ाई की आवाज़ जो आती थी, वो मेरी माँ की आवाज़ थी। और बस उनके वजह से हम यहाँ पर हैं आज जो भी। और पिता आपके? मेरे पिता एक्चुअली में उस तरह से तो हमारी इस फील्ड से तो कोई उनका लेना देना था नहीं। बहुत ही एक मामूली से सेल्समैन थे। और शुरू की दिक्कतों में बहुत कुछ रहा, जो कि शायद उनके पास कोई नौकरी नहीं थी ढंग की, तो उनकी नौकरी बार बार बदलती थी, बार बार किसी नई नौकरी में जाते थे। और माँ भी बेचारी जो है वो रेडियो या टेलीविज़न से ही जो कमा पाती थी। तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त टेलीविज़न या रेडियो में इतना पैसा मिलता होगा कि 4 बच्चों का लालन पालन किया जा सके। तो काफ़ी ऐसे दिन थे जो कि माँ बाप के स्ट्रगल के दिन थे। और 4 बच्चे तो उन्होंने पैदा कर ही दिए थे, तो उन्हें पालने की जिम्मेदारी थी उनकी, जो कि कभी पूरी होती थी, कभी पूरी नहीं होती थी। तो बस ऐसा बचपन रहा कि कभी ऐसा रहा कि खाने की कमी हो गई या माँ बाप के पास, दोनों के पास काम नहीं है, तो किसी बुआ के घर में पल लिए, नहीं तो किसी मामा के घर में, किसी चाचा के घर पे। तो ऐसे बंटते रहे हम चारों बहन भाई कि 2 को वहाँ भेज दो, 2 को वहाँ भेज दो, तो कुछ दिन का खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। और एक नानी का घर तो था ही जहाँ पर जा सकते थे बेझिझक। तो मेरी माँ अकेली बेटी थी, तो ऐसा तो था नहीं कोई मामा है या कुछ है। तो नानी क्योंकि जॉब में थी, तो एक उनकी परमानेंट जॉब थी जहाँ से एक अच्छी इनकम उनको मिलती थी। तो ये ज़रूर था कि हमें ज़्यादा दिन नानी के घर पे बिताने पड़ते थे, क्योंकि वो सुरक्षित था हमारे लिए हर तरह से। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर आदमी का एक ईगो होता है कि वो ससुराल का खाना नहीं खाना चाहता, तो शायद मेरे फादर का भी ऐसे ही रहा होगा। तो वो बार बार हमें वहाँ से ले आते थे कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पालूंगा। तो बस वो लुढ़कते पुढ़कते कभी स्कूल गए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल से निकाल लिए गए, फीस नहीं थी, तो बस ऐसे ही। दिल्ली में कहाँ आपका ये बचपन गुजर रहा था, किस मोहल्ले में? दिल्ली, पूरे दिल्ली में। अच्छा। इसलिए क्योंकि हम इतने किराए के मकानों में रहे हैं कि दिल्ली की मतलब खाक छान ली हमने। मतलब कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें हमारा बचपन नहीं गुजरा हो। तो बस वो मकान बदलते बदलते बदलते, मतलब कम से कम हमने 26-27 मकान
मतलब मेरा जो भाई था वो हमेशा मुझे यही कहता था कि जितने साल की तुम होंगी उतने मकान हमारे चेंज होंगे। तो बस वो भटकाव में रहे, और लेकिन ये अच्छा रहा कि हमारे पास एक काम बहुत सॉलिड था और चारों बहन भाई ही कलाकार थे, तो वो वक्त बहुत अच्छा गुजरा हमारा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने शुरू में कहा कि रेडियो इधर था और स्कूल इधर था, तो इसका मतलब आसपास कहीं रहते रहे होंगे इस पीरियड में जब सरोज जी ये सोच रही होंगी। जी, उस वक्त हम जब पैदा हुए थे तब हम दरियागंज में पैदा हुए थे। अच्छा। और दरियागंज में कुछ साल गुजारे हैं, और उसके बाद फिर वो भटकाव शुरू हुआ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी शायद कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद फिर वो भटकाव शुरू हुआ, तो फिर नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो इस तरह 4 भाई बहनों में आप कौन से नंबर की हैं? सबसे आखिरी। सबसे आखिरी, इसलिए सीमा हूँ। हाँ। अच्छा, और आपसे बड़े भाई हैं? भाई 2 भाई और एक बहन। बहन बड़ी हैं नीरू। सबसे बड़ी? जी जी, उन्होंने काफ़ी थिएटर किया और फिर शादी के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन मेरे भाई अभी भी काम करते हैं। अभय भार्गव नाम है उनका, दूरदर्शन में भी हैं और आकाशवाणी में भी बहुत काम करते हैं, स्टेज एक्टर भी हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। और एक भाई ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया बहुत जल्दी, सो वो तो अब नहीं है हमारे पास, लेकिन हम 3 बहन भाई हैं जिसमें से हम 2 तो अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये बात पहले ही बता दी कि घर में जिस तरह का स्ट्रगल था, तो उसमें बहुत पढ़ाई तो बहुत सिलसिलेवार नहीं हो पाई होगी, फिर भी आपने क्या पढ़ाई कर ली? मैंने हिस्सों में पढ़ाई करी। पहली दूसरी क्लास करी, फिर तीसरी चौथी नहीं करी, फिर 5वीं करी। अच्छा। किसी सिफारिश से, फिर 6ठी 7वीं नहीं करी, फिर 8वीं करी। अच्छा। फिर 9वीं 10वीं नहीं करी, फिर मैंने 11वीं करी और फिर मैं 12वीं में करी और बस हो गया। तो पढ़ाई उस तरह से तो नहीं कर पाई मैं, जिसे आप किताबी नॉलेज कह सकते हैं, बट ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, तो आज ऐसा महसूस नहीं होता कि एजुकेशन से हम बहुत दूर रहे। क्योंकि या तो यूँ कहूँ कि इतना एक्सपीरियंस ऐसा था, या एक्सपीरियंस लोगों के साथ उठना बैठना था, तो उनकी बातें सुन सुन के जो नॉलेज मिल सकती थी, जो चीज़ें ज़िंदगी में जुड़ सकती थी, वो हम जोड़ते चले गए। तो यही हमारी पढ़ाई है बस। इस तरह से अगर देखें तो आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था और बाद का दौर भी लगातार कुछ कामों में व्यस्त रहा, कहिए कि जिससे घर में 2 पैसे आएँ, कुछ एक स्वतंत्रता हो, एक स्वावलंबन हो, यही पूरी कोशिश शायद रही होगी। और उसमें रेडियो और टेलीविज़न, इसके अलावा क्या? रेडियो टेलीविज़न में मैं काफ़ी कंटिन्यू काम कर रही थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन शायद घर पे मिला हो जिसकी वजह से शायद हमारे घर में कोई फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि मैंने 5 रुपये से काम शुरू किया था। 5 से 10 रुपये में आई, 10 से 15 रुपये में आई। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम रॉयल्टी का एक सिलसिला था, तो 2.5 रुपये रॉयल्टी भी आ जाती थी, कभी कभी कोई नाटक रिपीट होता था। तो ऐसे कुल मिला के कुछ ऐसा तो नहीं था कि बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हो, बट मुझे लगता है कि शायद वो ट्रेनिंग जो हुई है उसकी वजह से हमें बाद में जो फ़ायदे हुए हैं, जब हम थोड़े से बड़े हुए और अच्छी जगहों पर पैर टिकाने लगे, तो क्योंकि मज चुके थे, क्योंकि काम की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो उस वक्त हमें पैसा मिलना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है शायद वही एक उसको एक इंस्टीट्यूट मान सकती हूँ मैं, जो बचपन में गुजरा है। देखिएगा कि खुद चूँकि आपकी माँ की दिलचस्पी इस फील्ड में थी, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भी तो थी, और फिर काम भी शुरू हो ही गया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं ज़िंदगी की राह में, ख़ास तौर पर आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के उन पुराने प्रोड्यूसर्स और ड्रामा प्रोड्यूसर्स ख़ास तौर पर उनकी याद कीजिए, तो बड़े ही मतलब ज़बरदस्त लोग हुआ करते थे। तो उनका, आप तो हंसी हंसी में कह रही हैं कि माँ ने बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, लेकिन आखिरकार एक टीमिंग होती है और एक माहौल होता है, और उसमें आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ है उसको उभारने में ये लोग बहुत रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे लोगों की याद कीजिए हमारे लिए कि वो कौन लोग थे जो सहारा देते थे, मोटिवेट करते थे, और आपको एक सेंस। मुझे लगता है क्योंकि माँ इतनी पुरानी एक्ट्रेस थी, तो उनके साथी जितने थे उनके लिए हम बच्चे ही थे। तो जैसे कहीं अगर स्टूडियो में खाली बैठे हैं, तो जैसे कोई आके कह देता था, अरे किताब खोल के बैठ जाना, मैं पढ़ा देता हूँ, मैं मैथ्स करा देता हूँ। या ऐसे जो डायरेक्टर्स थे, जो जिस तरह का मैं नाम लेना चाहूँगी, साइन परंज पे थी उस वक्त पे, तो वो टेलीविज़न काफ़ी करती थी उस वक्त, ड्रामा सेक्शन में थी वो।
तो उनके साथ मेरा काफ़ी इत्तेफाक रहा क्योंकि मैं उनकी लाडली बच्ची थी। वो अलग बात है कि वो हमेशा बेटा बनाती थी, बेटी कभी नहीं बनाया उन्होंने, मगर उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पी कुमार वासुदेवा जिन्होंने बाद में हम लोग डायरेक्ट किया, पहले वो दूरदर्शन पे ही पैक्स होते थे जब मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी। उसके अलावा आकाशवाणी में थे सत्येंद्र शरद करके, उन्होंने मुझसे बहुत बहुत खूबसूरत रोल कराए जो मेरी लाइफ के लिए मैं कभी भूल नहीं सकती। जैसे मनु भंडारी का आपका बंटी मैंने किया, भीष्म साहनी का अपने अपने बच्चे किया। तो वो जो मेन रोल मुझे कराए जाते थे और मुझ पर भरोसा किया जाता था, और उसकी वजह से जितनी रिहर्सल्स होती थी और जितनी प्रैक्टिस में मैं आई हूँ, तो मुझे लगता है आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इनिशियली जो मुझे डायरेक्टर्स मिले हैं सुलझे हुए लोग, उन्हीं की वजह से शायद मैं इतना सीख पाई। क्योंकि उस वक्त एक डर होता है ना बच्चे का कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो एक सच्चाई होती है आपके अंदर, एक इनोसेंट हैं आप, तो हर चीज़ आप सीख रहे हैं उनसे। तो वो लर्निंग प्रोसेस मेरा इन लोगों की वजह से बहुत अच्छा रहा, और मैं हमेशा उन लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ, हर जगह शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। कोई चीज़ ऐसी याद कीजिए कि इनमें से 3 लोगों के नाम आपने लिए, पी कुमार वासुदेव का, सई परांजपे का और सत्येंद्र शरद का, कि एक गुरु मंत्र जैसी चीज़ एक होती है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, जो कि बाद में जाहिर है कि आप खुद भी अपना एक मेथड डेवलप करते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए, लेकिन ये जो गुरु लोग होते हैं ये कुछ एक ऐसा नुक्ता बता देते हैं। कुछ याद कीजिए कि कुछ ऐसी बात। इतने छोटेपन में तो मुझे ऐसा नहीं याद पड़ता है, पर मुझे ये ज़रूर पड़ता है कि अगर मैं ना समझ भी थी तो कोई ना कोई चीज़ तो मुझे ट्रेंड कर ही रही होगी। मैं उस टाइम इतनी कॉन्शियस तो नहीं थी कि हाँ ये बात मैं हमेशा बांध के रखूँगी अपने से, पर ये ज़रूर था जैसे कि समझ लीजिए आपकी टेलीविज़न में बहुत परेशानियों के दिन थे, इसलिए क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता था तो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। तो एक एक्टर को स्टूडियो में लाइट कहाँ से लेनी है, कैमरे को कहाँ फेस करना है, क्योंकि 3 कैमरा सेटअप थे और वो छुप के रहते थे, तो मुझे ही जाके अपने आप को क्लोजअप में रखना है, मुझे ही 2 शॉट देने हैं। तो वो जो काउंटिंग लाइट की और कैमरा की और डायलॉग्स की और को एक्टर की, तो वो जो 4 मुख्य चीज़ें हमें जो एक साथ करनी पड़ गई, और उसकी जो ट्रेनिंग वो डायरेक्टर्स उस वक्त करा रहे थे कि देख अब तू चल के आई है तो अभी लाइट नहीं है ना तेरे ऊपर, तो तुझे कहाँ तक रुक जाना चाहिए, तो हाँ ओके मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। अच्छा अब कैमरा कहाँ लेगी फेस, तो वो जो चलती रिहर्सल में डायलॉग्स और एक्टिंग के साथ साथ जो ये ट्रेनिंग हो रही थी, जिसे मैं कहूँगी आज की टेक्नोलॉजी को फेस करना शायद मेरे टाइम के जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसा होगा कि ठीक है ना यार, इतना हवा क्या बना रहे हैं, ये तो मार मार के सिखा दी गई है, तो अब इससे क्या घबराएंगे हम लोग। तो वो एक ज़रूर मैं कहूँगी गुरु मंत्र था मेरे लिए। और सत्येंद्र शरद जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने भारी भरकम कैरेक्टर्स मुझसे कराए हैं, जिसके लिए मुझे शायद अपने आप से परिचित करा दिया उन्होंने। क्योंकि आपका बंटी मैं नाटक कभी नहीं भूलती, जो 1970 में किया था जब मैं 8 साल की थी तकरीबन, और वो मैं माइक स्टैंड के ऊपर खड़े होकर कर रही थी, और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं उस कैरेक्टर से इतना रिलेट कैसे कर गई। मैं तो सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, पर वो कैरेक्टर जब रो रहा था मैं खुद भी रो रही थी। तो उस इमोशन तक पहुंचाने में मैं ज़रूर कहूँगी कि सत्येंद्र जी का बहुत हाथ रहा होगा कि उस बच्ची को, 8 साल की बच्ची को उन्होंने क्या ऐसा एक्सप्लेन किया जो मैं उस कैरेक्टर को जी पाई। तो ये गुरु मंत्र ज़रूर उनके रहे होंगे मेरे साथ। जी। और को एक्टर्स को भी याद कीजिए कि ज़ाहिर है कि अगर चाहे वो वॉइस एक्टिंग हो या फिर टेलीविज़न पर ऑन स्क्रीन करना हो, कुछ को एक्टर्स भी होते हैं जिनसे एक माहौल थोड़ा सा खुशनुमा रहता है और उनसे दोस्तियां हो जाती हैं, उनको भी याद कीजिए। ओम शिवपुरी जी, सुधा शिवपुरी जी, मेरी शुरुआत उन लोगों के टाइम पे हुई जब, क्योंकि मम्मी उनके साथ काम किया करती थी। तो आप देखिए एक छोटे से बच्चे के सामने इतने बड़े बड़े कलाकार एकदम से आ गए थे, तो उनको देखना कि वो कैसे करते हैं, कैसे निकाल लेते हैं एक छोटी सी बात को भी, तो वो ट्रेनिंग में ही हिस्सेदारी उनकी होती चली गई। जैसे कुलभूषण खरबिंदा थे जो पहले यहाँ दूरदर्शन में ही एज ए बतौर एक्टर काम किया करते थे, बाद में वो बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, तो उनके भी बच्ची बनी मैं। उत्तरा बावतकर हैं, सुरेखा सीकरी हैं, तो ये सारे एक्टर्स जब आपके इर्द गिर्द थे, मनोहर सिंह थे, तो वो सब जो एक्टर हैं उनके साथ आपका बचपन गुजरा हो तो मुझे लगता है आप लाइब्रेरी में ही थे। मैं लाइब्रेरी में नहीं भी गई तो भी लाइब्रेरी खुद चल के मेरे पास आ गई थी, ऐसी किस्मत रही है मेरी। तो बस ये सारे वो कलाकार थे जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ और इनको देख देख के जो कुछ सीख पाई हूँ लाइफ में।
देखिए, लाइब्रेरी की आपने बात की, वो बात मैं खुद ही पहले करना चाहता था। वो क्लासिकल लाइब्रेरी नहीं जिसमें हज़ार किताबें होती हैं और उसमें लोग पढ़ रहे होते हैं। ज़िंदगी अपने आप में एक किताब है और जिसको जितनी नज़दीक से आपने देखा है शायद कम लोगों ने देखा है। एक एक्टर के सामने ये चॉइस होती है कि उसको स्क्रिप्ट दे दी गई, वो अपना पार्ट बोल दे, अपने हिस्से का चेक ले ले या इंतज़ार करे और घर चला जाए और भूल जाए कि उसने क्या किया। लेकिन एक शायद एक ऑर्गेनिक और एक प्रोएक्टिव एक्टर शायद वो है जो कर रहा है उससे वो उसकी कुछ मेमोरी भी अपने साथ आगे आने वाले किसी काम के लिए दर्ज करे। आपके केस में आपने काम को इस तरह ही लिया होगा शायद कि अब ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, अब आपको इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। तो वो अनुभव बताइए कि कोई एक कैरेक्टर आपको दिया गया, फिर आपने उसके लिए तैयारी की, उसके लिए वो ज़रूरी जो अनुभव निकाले जाते हैं। जी बचपन में तो खैर मैं कहूँगी कि वो एक लर्निंग प्रोसेस में निकली, पर जब थोड़ी बड़ी हुई तब थिएटर में कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस करने का मौका मिला जिसमें अपने आप को ढूंढने का बहुत सही वक्त था वो। और उसमें एक नाटक मुझे याद आता है, अनारो। हाँ जी। तो अनारो नाटक जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मंजुल भगत जी ने लिखा था, वो नॉवल था छोटा सा, उसका नाटक बनाया गया था। उसमें जो किरदार था वो एक काम वाली का था जो बर्तन मांजती है लोगों के घर जाके। इससे पहले मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कि उनकी भी कोई दर्द की कहानी हो सकती है। ठीक है, गरीब होते हैं तो गरीब तो हम भी थे, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि कोई उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होगा। लेकिन एक औरत जो सारा दिन घटती है, जो सारा दिन काम करती है, उसके बाद उसको झूठन मिलती है और वो झूठन अपने बच्चों को जाके खिलाती है। तो एक माँ भी है उसमें, एक काम करने वाली भी है उसमें, एक गरीब भी है उसमें, तो बहुत सारे शेड्स थे। तो पहली बार ऐसी कैरेक्टर्स के साथ जब आपका परिचय होना शुरू हुआ तो आप अपने अंदर ढूंढने लगते हैं कि मैं सीमा क्या हूँ, मेरे सीमा के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसका प्रभाव इन कैरेक्टर्स पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वो जो एक लर्निंग प्रोसेस मेरे रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो उस वक्त किए, जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल गई ज़िंदगी से कि फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज थी मेरे दिमाग में, बहुत ही ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा था। तो मुझे लगता है कि किरदार जब आपके अपने अस्तित्व से जब कहीं बहुत ज़्यादा मेल खा जाते हैं या आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी बदल जाती है। इसका सबसे बड़ा अनुभव मैं आपको बताऊंगी हम लोग की बड़की का था, क्योंकि मैं उस वक्त पे भी इतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि मैं ये समझ सकूं कि कोई किरदार किसी की दुनिया बदल सकता है, किसी का घर बदल सकता है। तो बड़की का किरदार कर रही थी मैं आराम से, मुझे कोई ऐसा नहीं था ठीक है लोग पसंद कर रहे हैं ये कर रहे हैं। पर जब बड़की उसमें इतना बड़ा इंकलाब लाती है कि वो सोशल वर्कर हो जाती है और वो अपना एक संस्था खोल लेती है जिसमें वो लड़कियों की हेल्प करती है, तो मुझे था कि ठीक है एक कहानी चल रही है। पर अचानक जब मेरे घर पे वो लड़कियां आने लगी अपना घर छोड़ के और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने लगी मुझ पे एतबार करके, तो वो मेरे ज़मीन खिसक गई थी। मुझे लगा कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एक्टिंग का इतना प्रभाव लोगों पे पड़ सकता है और इस मीडिया का इतना प्रभाव हो सकता है कि लोगों को सच में लग रहा है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं सच में आपकी हेल्प करूँगी, और वो अपना घर छोड़ के मेरी उम्मीद पे चली आई हैं। तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि मैं भी हार्डली उस टाइम 23 साल की थी। तो मैंने भी अभी तक ज़िंदगी पूरी तरह से ऐसे नहीं देखी थी कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, और मुझे लगा कि नहीं मैं इनके एतबार को तोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने फिर 2-3 ऐसी संस्थाएं थी जिनसे कांटेक्ट किया कि प्लीज़ आप इनका कुछ कीजिए, क्योंकि ये तो घर छोड़ आई हैं। तो कितने कितने दिन वो लड़कियां मेरे घर रहीं, मेरी माँ उनको खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्होंने कहा अब दीदी हम वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब हम वो घर छोड़ आए हैं, आप ही ने कहा था कि जो भी तकलीफ हो मेरे पास आ जाना। तो वो शब्द मेरे लिए इतने आसान नहीं थे। मैंने जाके प्रोड्यूसर से बात की, डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा ये इतना मजाक में लेने वाली बात नहीं है कि हम ये सोचे कि चलो ऑडियंस का रिएक्शन है, ये एक्चुअल में सीरियस बात है कि इसका मतलब इस माध्यम से हम दुनिया बदल सकते हैं। तो वो थॉट पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ, और पहली बार अपनी जिम्मेदारी एज एन एक्ट्रेस कि सोसाइटी पे मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, कि जो मैं उन्हें दिखाऊंगी वो उस पर यकीन करेंगे, तो हम क्या मार्गदर्शक किस तरह के हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप था
कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई गलत परफॉर्मेंस को चूज़ कर सकूं अपने लिए। मुझे लगा कि मैं जो भी परफॉर्म कर रही हूँ वो मेरी ज़ाती तो है ही, साथ में सामाजिक भी है, तो उसका मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को देख के कोई भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजन चेंज ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संवेदनशीलता आपकी एक समाज में जो ज़िंदगी आप जीते हैं वही आपको देती है। 68 में आपने कहा कि वो आपका एक शुरुआती पहला बचपन का वो एक असाइनमेंट था। उसके बाद आपने रेडियो और टेलीविज़न खूब किया। मंच का अनुभव आपका पहली बार कब हुआ, जब आप स्टूडियो से बाहर निकल कर, दोनों स्टूडियो से, ऑडियो स्टूडियो हो, वीडियो स्टूडियो हो, लेकिन सचमुच के लोग सामने बैठे हुए हैं, वो पहला अनुभव कैसा हुआ? बहुत ख़तरनाक था वो पहला अनुभव, बहुत ही मज़ेदार भी था। क्योंकि बहन भाई, मैंने कहा जैसे कि सभी कलाकार थे, तो उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था छोटा सा, उसमें वो लोग छोटे छोटे नाटक तैयार किया करते थे। तो उन्होंने कहा चलो अब तुम आओ, स्टेज पर भी आओ। तो चली गई उनके कहने पे, और उन्होंने जब तैयारी कराई तो हो गई। मुझे लगा ये तो वही है जैसे करती रही हूँ, मैंने कभी ऑडियंस को फेस ही नहीं किया था। तो जब पहली बार स्टेज पर चढ़ी और वो फेस मेरी तरफ देखते हुए मुझे दिखाई दिए, तो बस सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या है। अभी तक तो सिर्फ माइक होता था या स्टूडियो होता था एक बंद, ये क्या है, इतने सारे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तो वहाँ घबराहट हो गई। और उसमें मज़ेदारी बात ये थी कि मुझे मरना था, तो मैं मरने वाली एक्टिंग शुरू मैंने की। और मेरे भाई डॉक्टर बने हुए थे, तो मैं मरने वाली एक्टिंग कर रही थी। इतने में मेरे भाई ने कहा कि ओह ये तो चल बसी। तो मुझे लगा कि ठीक है वो उनका डायलॉग है, पर मेरे तो भी डायलॉग बचे हैं ना। तो मैंने कहा वो तो मैं बोल के ही मरूंगी, ऐसे कैसे मर। तो फिर मैंने अपने डायलॉग पूरे किए, और मेरे भाई बेचारे मुझे देखते रहे कि ओ मैंने तो अनाउंस कर दिया था चल। कौन सा नाटक? वो नाटक था सोने की कुल्हाड़ी नाम का एक नाटक, बड़ा छोटा सा लघु नाटक था। तो वो पहला एक्सपीरियंस तो यही रहा। फिर उसके बाद समझ आई कि नहीं भाई, दूसरे का डायलॉग सुनना बहुत ज़रूरी है। वो संवाद क्या बोल रहे हैं पहले वो सुनो, फिर अपना बोलो। तो वो बचपना था। और उसके बाद फिर एंट्री हो गई, और फिर लगा कि अरे इसका तो अलग मज़ा है, क्योंकि उसी वक्त तालियां बजी, उसी वक्त लोगों के लाफ्टर सुने, तो लगा ये तो ताजगी अलग है, ये तो वहाँ नहीं आती है। जो बंद स्टूडियो में तो पता ही नहीं चलता कि किसी को अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिर्फ डायरेक्टर आके शाबाशी दे देता है, वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। तो इसका चस्का लग गया। फिर लगा ये चीज़ बार बार चाहिए, ये जो लाइव है ये बार बार चाहिए। तो दिल्ली में एक LTG लिटिल थिएटर ग्रुप था, उसको मैंने ज्वाइन किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही, और छोटे छोटे रोल्स होते थे वो मैं करने लगी वहाँ पर। फिर अचानक से एक दिन मुझे बड़े रोल मिलने लगे, और मैं हार्डली 13-14 साल की थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब ये इतने बड़े रोल मैं कैसे करूँगी, तो बड़ी लड़की के रोल हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कपड़े पहनाएंगे तुमको, ऐसे मेकअप करेंगे तुम्हारा, तुम बड़ी लगोगी, तुम बड़ा करने लग जाओ अब रोल। और मैं अचानक से हीरोइन हो गई 14 साल की उम्र में, और वो फील लेना शुरू कर दिया कि ओ अच्छा, अगर एक लड़की को प्यार हो जाए तो क्या होगा। मुझे पता कुछ नहीं चल रहा था, बट जस्ट डायरेक्टर जो मुझे बोल रहे थे मैं वो महसूस करती थी, और वो मैं करती चली जा रही थी। तो मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी अभी भी सोचती हूँ कि वो इस यात्रा में एज कब बदल रही थी मुझे नहीं पता, सिर्फ रोल बदल रहे थे और जिन्हें मैं करती जा रही थी। तो बड़ा एक डिफरेंट अनुभव है थिएटर में आने का। और फिर तो थिएटर से कभी पीछे हटी नहीं, आज तक नहीं हटी हूँ, अभी भी लगातार थिएटर से जुड़ी हुई हूँ मैं। तब उस वक्त तो दिल्ली में थिएटर बहुत ही वाइब्रेंट था, बहुत तरह के ग्रुप्स थे और बड़े बड़े लोग नाटक किया करते थे। फिर आपका देखने का भी एक सिलसिला शौक शुरू हुआ होगा कि नाटक करते तो हैं, देखें भी जी। और ये सब करते हुए जो रेडियो और टेलीविज़न में तो आप फिक्स है, जो रेम्यूनरेशन या जो पैसा फीस है वो तो फिक्स है, लेकिन इस तरह के थिएटर जिसकी बात आपने की, ये भाई के साथ कर रही थी और बाद में भी किए होंगे, इसमें क्या आपके आय का पैमाना क्या हुआ? एक्चुअली मैं देखा जाए तो हमारा लालच ही बढ़ गया, क्योंकि उस वक्त हमें काफ़ी सारे ऐसे स्टेज ग्रुप थे जो पैसे अच्छे देना शुरू कर दिया था जिन लोगों ने, जिसमें से मुझे याद है एक तो पंजाबी थिएटर होता था जो सप्रो हाउस में होता था, जिसको अश्लील थिएटर कहा जाता था। अच्छा। उस वक्त पे, क्योंकि वो सब डबल मीनिंग के डायलॉग्स थे। पर मुझे ना तो पंजाबी आती थी
और ना मैं उस उम्र में थी कि कोई डबल मीनिंग मैं समझ सकूं। मेरे लिए वो नाटक थे बस। तो मैं जाके कर लेती थी कि रटना है और याद करना है और किसी से पूछ लेना है कि ये गलत बोल रही हूँ, उत्थे आ इत्थे आ, वो सब सीख लिया था। और मुझे लगा कि सबसे पैसे तो ज़्यादा यही देते हैं। पर जब मैं वो नाटक करती रही तो मुझे अचानक कुछ रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये किसी भी बात पे क्यों हंसते हैं, इसमें क्या बात है। फिर मैंने वो पूछना शुरू किया कि मैंने जो ये बोला इसमें क्या हंसने की बात है। तब किसी ने मुझे जब बताना शुरू किया तो मुझे लगा ओ ये तो मैं गलत थिएटर कर रही हूँ, ये तो ये थिएटर तो मुझे नहीं करना है, इसकी तो मीनिंग गलत है। तो फिर वहाँ से भागी। मैंने रामलीलाएं बहुत की। हाँ, पार्वती बनी, सीता बनी, क्योंकि सिर्फ वो वजह नहीं थी कि रामलीला करनी है, वजह ये थी कि 150 रुपये पर डे मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी होती थी उस वक्त पे कि अरे बाप रे क्या पैसा दे रहे हैं लोग। और कभी कभी कोई भाग जाती थी हीरोइन तो उसकी रिप्लेसमेंट में 250 रुपये मिलता था। तो मैं यही मिन्नत करती रहती थी कोई भाग क्योंकि वो भागेगी तो मैं जल्दी से याद कर लूँगी और मैं उसका अभिनय कर लूँगी तो मुझे 250 रुपये पर डे मिल जाएगा। ऐसे करके फिर मैंने नौटंकी करनी शुरू की। महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था अलवर में, जो रामलीला की तरह ही 15 दिन चलता है। अच्छा। और वो रात को 10 बजे शुरू होता है और सुबह 4 बजे ख़त्म होता है। तो वो नाटक करते थे, उसमें और भी अच्छा पैसा मिलने लगा। वो कौन सी ड्रामा कंपनी थी? वो ड्रामा कंपनी अलवर की ही थी। अच्छा। एक नाम मुझे अभी याद नहीं है, पर वो लोग बुलाते थे 15 दिन के लिए, आपको ठहराते थे वहाँ, फिर वो नाटक करवाते थे आपसे 15 दिन और बहुत अच्छा पैसा देते थे। मतलब उस वक्त के लिए अगर 750 रुपये आपको पर डे मिल जाए तो ये मतलब बहुत अमीरों वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने लपक के कर लिया, वो भी नाटक किया। तो 3 साल तक मैं अलवर जाती रही वो नाटक करने के लिए। उसके बाद स्ट्रीट थिएटर का ज़माना शुरू हो गया था। तो स्ट्रीट थिएटर में भी पैसे मिलते थे आपको, पर बहुत कम मिलते थे, लेकिन बहुत रेगुलर था। तो रोज़ की आमदनी हो गई वो आपकी। तो फिर स्ट्रीट थिएटर शुरू हो गया। फिर पता चला कि अच्छा मेलों में भी नाटक किए जाते हैं जिनके पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो नौचंदी का मेला था, मेरठ में होता था। ऐसे मेलों में हम जाने लग गए। तो जहाँ 5,000 10,000 की ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको नाटक के साथ साथ कई बार डांस भी करना पड़ता था। आपने कहा हम जाने लगे से लग रहा है कि आपके साथ और भी लोग जाते थे। माने ये माध्यम कौन था ये सब काम दिलाने के लिए? कोई तो होता होगा जो अलग अलग ग्रुप थे। जैसे कि एक सतीश डे करके एक काफ़ी पुराने एक्टर रहे हैं, उनका अपना एक ग्रुप था जो कि स्ट्रीट प्ले वगैरह किया करते थे। उन्होंने मुझे बुला लिया अपने साथ कि आ जाओ यहाँ पर। रामलीला करने वाले कुछ और लोग थे जो रामलीलाओं के लिए ढूंढा करते थे मंडी हाउस में आके कि कोई एक्ट्रेस मिल जाए। तो जब उन्हें पता चला कि हाँ ये मिल जाएगी तो वो आने लग गए वहाँ पर कि आज सीता का है चलना है, आज पार्वती का है चलना है। डायलॉग तो याद होने नहीं है क्योंकि वो तो वहाँ प्रॉम्प्ट होंगे और वहाँ प्रॉम्प्ट होते थे और कुछ डायलॉग हम बोल के आ जाते थे, लेकिन लोगों को मज़ा आता था। तो बस पैसे मिलने लग गए तो एक लालच बढ़ गया कि चलो यही काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी आमदनी शुरू हो गई है हमारी। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ शायद ऊपर वाले ने कुछ और लिखा था किस्मत में, या जो कह लीजिए कि धीरे धीरे हर चीज़ पे जाके मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे काम करना है, ये वो जगह नहीं है, यहाँ मुझे खुशी नहीं मिलती है। सिर्फ पैसा मिलता है पर खुशी नहीं मिलती है। आके घर में कई बार बहुत चिढ़ होती है कि क्यों गई थी वहाँ पर, वहाँ अजीब से लोग थे, वहाँ अजीब सा माहौल था। तो खुद से बहुत शर्मिंदगी सी होने लगी कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैं कुछ और ढूंढती हूँ अपने लिए काम। तो बस कुदरत की बात कह लीजिए कि श्री राम सेंटर रेपेट्री कंपनी चल रही थी बहुत अच्छे से मंडी हाउस में, और वहाँ पर मंथली पेड एक्टर होते हैं रेपेट्री, अगर आप ज्वाइन कर लो तो मेरा पूरा फोकस वहाँ चला गया था कि अगर मैं ये रेपेट्री किसी तरह से ज्वाइन कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और मुझे एक बंदी बंदाई इनकम मिलेगी, मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं 150 रुपये पर डे जो इधर उधर भटक के कमा लेती हूँ और यहाँ सिर्फ मुझे 400 रुपये महीने की मिलेगी, तो क्या चॉइस करनी है लाइफ में। पर मुझे ऐसा लगा कि वो तो मुझे करना ही नहीं है जिससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो जो करना है शायद वो यहाँ मिल सके। तो मैंने ये अपने आप में तय किया कि नहीं, मुझे रेपेट्री कंपनी ज्वाइन करनी है। जबकि रेपेट्री कंपनी में बिल्कुल भी बाहर काम करना अलाउड नहीं था, तो मुझे रेडियो भी छोड़ना पड़ता, मुझे टेलीविज़न भी छोड़ना पड़ता और मुझे तमाम ये जो मैं कर रही थी ये सब छोड़ना पड़ता। तो मैं तैयार थी। जबकि मेरे घर में थोड़ा सा मेरी माँ का एक वो था कि भाई ये क्या करने जा रही हो तुम, मतलब तुम बहुत नुकसान है ये तो, मतलब अपने हिसाब से तुम देखो तो बहुत नुकसान है, क्योंकि इतना सब कुछ
तुम कर रही हो बाहर जाके और ये 400 रुपये की नौकरी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ कैद होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं सुरक्षित होना चाहती थी और डेवलप होना चाहती थी। जो मैंने चीज़ें नहीं सीखी थी बाहर, मुझे लगा कि एक इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो ज़रूर मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा। और मैंने वो रेपेट्री कंपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ गई तो वहाँ पता चला कि सब NSD के थे सिवाय मेरे। तो मेरे लिए बहुत ही घबराहट की बात थी शुरू के दिनों में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टर थे भानु भारती उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि चलो अपने कैरेक्टर का ग्राफ लिखो। तो मुझे लगा ये क्या होता है, ग्राफ क्या लिखना होता है, एक्टिंग है, एक्टिंग तो कर देंगे। तो मुझे लगा कि वो तो नेचुरल है ना, वो तो आ ही जाएगा ग्राफ, उसमें लिखना कैसे होता है ये। तो मैंने देखा सब लोग अपने ग्राफ पेपर लेके उस पर बना रहे थे ऐसे 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 ऐसे। अब मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो एक कलाकार थे, मैंने उनका देखा और सेम मैंने वही लाइनें मैंने खींच के दे दी भानु जी को। तो उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने मेरे कैरेक्टर का ग्राफ है। बोलेंगे तुम्हारे कैरेक्टर का ग्राफ ये कैसे हो सकता है सीमा, तुमने कहाँ से कॉपी किया है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने खुद बनाया। बोले नहीं, आपने नहीं बनाया, ये आपका कैरेक्टर ही नहीं। तो मुझे तब भी नहीं समझ आया कि क्या गलती, कैसे इनको पता चला कि ये मेरा ग्राफ नहीं है, मैंने तो अपने हाथ से ही बनाया। फिर धीरे धीरे वहाँ समझ में आया कि अच्छा ये सब पहले पेपर पे आप ड्रॉ कीजिए, पहले इस पे बात होती है, करेक्टराइजेशन होता है, उसे लिखा जाता है, उसके पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो काफ़ी सारी थ्योरी है इसके पीछे। तो मेरे लिए पहली बार इंट्रोडक्शन थी इस उन सारी चीज़ों की कि अच्छा अगर आप ऐसे करोगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो आप। जो मैं करती आ रही हूँ वो परफॉर्मेंस इनफ नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो मेरा अट्रैक्शन बढ़ने लगा कि मैं NSD ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। मैं अगर वहाँ जाके ये सीखूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ट्रेनिंग मुझे मिल जाएगी। मगर क्योंकि एजुकेशन नहीं थी मेरे पास, तो मुझे एडमिशन वहाँ नहीं मिल सकती थी। और वहाँ पर जो राम गोपाल बजाज जो उस टाइम डायरेक्टर थे, उन्होंने भी मुझे मना किया। उन्होंने कहा सीमा तुम बहुत लाइफ से काफ़ी कुछ सीख चुकी हो, इंस्टीट्यूट में वही सब सिखाया जा रहा है, तुम टेंशन मत लो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, तो तुम बाहर ही रहो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाहर ही रहती हूँ। तो रेपेट्री कंपनी का ये सिलसिला चल रहा था और मैं इसमें काम कर रही थी। और तभी हम लोग की चर्चा शुरू हुई बाहर मार्केट में कि एक सोप ओपेरा बनने वाला है। और उन लोगों ने, क्योंकि पी कुमार वासुदेवा जो कि मुझे बचपन से देखा था उन्होंने, तो वो बना रहे थे, तो उनकी तरफ से ही ऑफ़र आया कि तुम आके मुझसे मिलो। तो जब मैं वहाँ गई मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई और ही कैरेक्टर, जो कि इनकी कज़न सिस्टर का कैरेक्टर था, जो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने कहा सर मुझे तो रेपेट्री छोड़नी पड़ेगी और वो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी बंदी बंदाई नौकरी है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है, तो मैं वो नहीं रिस्क लेना चाहती, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने छोड़ दिया था और मैं अपने काम में आके लग गई थी। फिर न जाने क्या हुआ, कुमार साहब को क्यों ऐसा लगा कि मुझे बड़की का रोल देना चाहिए, तो उन्होंने फिर आके मुझसे कहा कि मुझसे मिलो, मैं अब तुमको बहुत अच्छा रोल देने वाला हूँ। तो मैं मिली और मैंने सुना ये, लेकिन मुझे विश्वास सा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कहानी इतनी लंबी चलेगी कि लोग देखते ही जाएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे। मतलब एक ही घर की कहानी कब तक चलाएंगे ये लोग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि यार ये मेरी नौकरी छुड़वा देंगे, अच्छी खासी लगी हुई है, अब दोबारा ये लेंगे नहीं अगर मैंने गड़बड़ की तो मुझे नहीं करना है ये सब काम। और मैं भागती फिर रही थी कि ये इससे बचो। तो फिर उन्होंने फिर मुझे आके श्री राम सेंटर रेपेट्री कंपनी की वो जो कैंटीन थी वहाँ पकड़ा कि सीमा एक मिनट बैठ के बात सुनो, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, हिंदुस्तान का ये पहला सोप ओपेरा बन रहा है, इसमें जब तुम्हें काम मिलेगा तो तुम्हारे पास पैसे भी बहुत आएंगे और तुम्हारा नाम भी बहुत होगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा समझ तो आ रही है बात, लेकिन डर बहुत लग रहा है। उन्होंने कहा मत डरो, ये सक्सेसफुल होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने जब मुझे बुलाया और उन्होंने 52 एपिसोड के सिनॉप्सिस दिए, तो मैं हिल गई, क्योंकि जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा और मुझे लगा कि ये इतना डेवलप होगा, मतलब ये कैरेक्टर यहाँ से शुरू होके कहाँ जाने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। और मुझे एक दो कलाकारों ने भी मेरी हेल्प की मुझे समझाने में। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं रेपेट्री छोड़ दूँगी और ये काम मैं करना शुरू करूँगी। और दो लालच थे उसके, एक तो ये कि चलो एक बहुत खूबसूरत रोल करने को मिल रहा है मुझे टेलीविज़न में फिर से, और टेलीविज़न में मेरी वापसी हो रही है। और दूसरा ये कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो 500 रुपये पर डे दे रहे थे पर एपिसोड।
तो काउंटिंग में मुझे लगा कि ये तो बहुत पैसा हो गया, ये तो 400 रुपये महीने में मैं कभी भी नहीं कमा पाऊँगी। तो वो भी लालच ने मुझे नौकरी छुड़वा दी। लेकिन जब वो काम शुरू हुआ तब तक तो अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तब तक तो हम वैसे ही काम कर रहे थे जैसे एक टेलीविज़न का सीरियल करते हैं। वो करते करते अचानक एक दिन हमारा ऑफ हुआ काम से, और हम उस दिन छुट्टी मनाने के मूड में बाहर निकले सड़कों पे, और हम सड़क पे निकल नहीं पाए। तो इतनी बड़ी हैरानी थी, ये क्या है, लोग क्यों मेरे को घेर रहे हैं, क्यों मेरे को मतलब जाने ही नहीं दे रहे हैं। इतना पागलपन लोगों में छा चुका था, और हमें नहीं पता क्योंकि हम देख ही नहीं रहे थे, हम सिर्फ शूट कर रहे थे। तो उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है हमें मालूम नहीं था। तो इतना स्टारडम हो गया अचानक से, और इतने सारे लोग आ गए और वो ऑटोग्राफ मांगे, और ऑटोग्राफ तो पता ही नहीं थे। मैंने कहा क्या लिखते हैं उसमें, क्या करते हैं उसमें, साइन करते हैं, कुछ और भी लिखते हैं, क्या करते हैं। तो हमने एक दूसरे कलाकारों से पूछना शुरू किया कि क्या करते हैं, करते क्या है। उनसे कहा बेस्ट विशेस लिख दो और वो लिख दो, बस इतना काफ़ी होता है। फिर उसमें हमने ढूंढना शुरू किया और क्या क्या लाइनें लिखी जा सकती हैं जो लोगों को अच्छा लगे, उनके लिए लिख रहे हैं। और अचानक से दुनिया बदल गई, इतनी दुनिया बदल गई कि मतलब पैसा ही पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। मतलब हर हफ्ते संडे को हमें पैसा मिलता था, तो 3,000 रुपये कैश मिल जाते थे। बैंक में अकाउंट भी नहीं था, तो वो कैश पेमेंट ही इतनी सारी होने लग गई, और वो जमा करने लग गए कि अरे यार ये तो पर्स में भी नहीं समाते हैं मतलब पैसे गिर रहे हैं, अब तो पर्स बड़ा ले लो, क्योंकि रोज़ हफ्ते में मिलते हैं। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि घर में भी आके एक अलग वो हो गया कि चलो अब सोफ़ा ले आते हैं। तब तक हमारे घर में सोफ़ा भी नहीं था। कहाँ रहने लगे थे तब तक? दरियागंज वापस आ गए थे, क्योंकि हमारे घर का मुकदमा था जो 25 साल चला, और वो मुकदमा जीत गए थे हम लोग, और हम वापस अपने घर आ रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें शायद 25 साल बाद फिर से अपनी जगह पर रुक रही थी। तो हम अपने घर आ गए, वहाँ पर फिर सोफ़ा वगैरह ख़रीदा गया, और फिर एक ये था कि अब मेहमान आ सकते हैं हमारे घर पे। और लेकिन मज़े की बात यह है कि जो हमारे अपने लोग थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो बहुत साल तक हम लोगों को हमारी हालात की वजह से ऐसे ज़्यादा इनवाइट नहीं करते थे और ज़्यादा हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देते थे, वो अचानक से मैं उनकी लाडली बच्ची बन गई। कि अरे हमें लगा बड़की को कुछ आइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो तो हम आइसक्रीम ले आए, चॉकलेट्स ले आए, ये ले आए, और अचानक से घर भरने लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात से तकलीफ़ ज़रूर थी कि जिस वक्त हमें ज़रूरत थी उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं मिली। अब आज जबकि मैं ख़ुद ख़रीद सकती हूँ तो ये चीज़ें इतनी सारी मेरे आसपास हैं, और मैं अपने माँ बाप का दर्द भी समझ सकती थी कि उन पे क्या बीत रही होगी, और वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। मेरी माँ के लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि शायद उन्होंने कभी अपने लिए सपने देखे होंगे जो आज इतने साल बाद उनकी बेटी कुछ हद तक पूरा कर पाई थी। तो वो चीज़ें बहुत बदलने लग गईं। तो मैं थोड़ी रूड हो गई। रूड इस सेंस में नहीं हुई कि मेरे को पैसे का घमंड हो गया या काम का घमंड हो गया। मैं उस सोसाइटी से थोड़ी रूड हो गई जिन्होंने उस वक्त हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, और अब अचानक से वो प्यार कर रहे थे। तो मैं उनको रिएक्ट करने लगी कि मुझे नहीं जाना इनके घर, अब नहीं जाऊंगी। उस वक्त बुलाते तो शायद चली जाती, अब नहीं जाऊंगी। तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा स्वभाव चेंज हो गया है या क्या है। मेरी माँ ने काफ़ी समझाया, पिताजी ने भी समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, उनका कर्म है, उनको करने दो, तुम अपने हिसाब से चलो, ये करो। पर शायद वो यंग एज की एक गुस्सा था जो उस वक्त निकल रहा था। तो मैंने कहा निकलना है तो निकलने दो, इसको रोको मत। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोग इतना पीक पे पहुंच गया कि आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी लोग आपको जानते हैं। बॉम्बे से ऑफ़र्स आने लगे, फिल्म्स के आने लगे। लेकिन थिएटर तब तक मेरे दिमाग में चढ़ चुका था, मुझे इतना पसंद था थिएटर करना, मुझे लगा नहीं उसका कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं थिएटर छोड़ दूँ और मैं फ़िल्मों में चली जाऊँ। मुझे फ़िल्मों का कोई चाव नहीं था, मुझे थिएटर ही करना था। मैं दिल्ली में ही सेट रही, और उन्हीं दिनों फिर मनोज जी से मुलाकात हो गई, और फिर हमने शादी करने का तय कर लिया। शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए। तब तक ये कोई इरादा नहीं था बॉम्बे जाने का, और मैं तो दिमाग में कभी लाई भी नहीं थी कि हम शायद बॉम्बे जाएंगे। पर मनोज शायद हमेशा से चाहते थे बॉम्बे जाना, तो उनकी इच्छा थी। और उन्होंने जब कहा एक दिन मुझे कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो अब बॉम्बे निकल चलते हैं, तब तक 2 बच्चे हो चुके थे हमारे। तो मुझे एक पल को तो लगा कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं
लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं, फिर नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है, चलो एक बार ये भी सही। और फिर हम 94 में 2 बच्चों के साथ हम बॉम्बे यहाँ शिफ्ट हो गए। क्योंकि आपने ये बात कही दी कि फिल्मों का आपको कोई शौक़ था नहीं, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी जमती नहीं है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा लाइमलाइट का आदी हो जाता है जी, चाहे वो रेडियो के ज़रिए हो जाए, टेलीविज़न के ज़रिए या स्टेज के ज़रिए, और फिर आप तो नौचंदी के मेले तक घूम आई। जी जी बिल्कुल, कि मतलब सिर्फ एक छोटा रेगुलर थिएटर व्यूअर ही नहीं, थिएटर ऑडियंस ही नहीं, बल्कि मास तक आपकी एक अपील अलवर तक पहुंची हुई थी। तो कुछ तो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मीडियम लोगों तक पहुंचने का सिनेमा ही है, और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, टेलीविज़न पर है, वो सिनेमा हॉल में है, लोग उनकी बातें करते हैं। वही मधुबाला और मीना कुमारी और दिलीप कुमार और देवानंद की दुनिया से हम अलग हैं ही नहीं। तो ये सब करते हुए और बिज़ी रहते हुए और इस उधेड़-बुन के बीच में कभी सचमुच आपको सिनेमा ने, और कभी हीरोइन बनना और उस वैसा बन जाए, ऐसा कुछ? देखिए, शुरू में जब ये टाइम था हीरोइन बनने का, जो एज होती है 20 से लेकर आप समझ लीजिए 30 साल तक, तो उसमें तो मैं कुछ बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही थी, तो होश ही नहीं था कि इसमें हीरोइन भी बन सकती हूँ मैं थिएटर में देख रही थी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हम लोग जैसी चीज़ आ गई जिसने सब कुछ दे दिया, फेम भी दे दिया, शोहरत दे दी, पैसा दे दिया, सब दे दिया। तो उस वक्त ध्यान ही नहीं आया कि इससे भी बड़ी कोई शोहरत हो सकती है या इससे बड़ी कोई चीज़ को मैं जाके करूं। और मैं इन्वॉल्व हो गई थी एक प्रेम कहानी में, तो उसको डेवलप कर रही थी, और फिर प्रेम कहानी के बाद वो बच्चों में शिफ्ट हो गई चीज़, तो वो कभी वक्त ही नहीं मिला। और जब हम बॉम्बे आए तब तक मैं 30 साल की हो चुकी थी। तो एक हीरोइन का कहना चाहिए वो जो दौर था वो तो ख़त्म ही हो चुका था ज़िंदगी से। और जब मैं बॉम्बे आई हूँ तब हमें लगा था कि शायद काम मिलेगा, पर मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला बॉम्बे आके। और हम दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि शायद मुझे मिल जाएगा काम, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, और मनोज को शायद कुछ वक्त लग जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। हम आए तो मनोज को ही काम मिलना शुरू हुआ, मुझे काम नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती हूँ, शायद कहीं ऐसा हो जाए। तब भी मैं टेलीविज़न में ही ट्राई कर रही थी, फिल्म तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। टेलीविज़न में मैंने ट्राई किया और टेलीविज़न में मुझे काम मिला भी, लेकिन फिर टेलीविज़न का रुख बदल गया था। जैसे सास भी कभी बहू आने से वो एक आर्स बढ़ गए थे टेलीविज़न के, कुछ उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था टेलीविज़न का, जिसकी वजह से अब वो डेली सोप में तब्दील हो गया था। और डेली सोप का मतलब ये था कि आपके कम से कम 12 घंटे उनको चाहिए, 12 से 13, 13 से 14 भी हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में ज्वाइन किया सीरियल, मगर जब वो 12-13 घंटे लगने लगे तो मुझे लगा मैं तो अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं रात को देर से पहुँच रही हूँ, सुबह मैं 5 बजे फिर उठ के भाग जाती हूँ, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। और वो 2 बच्चे हैं और दोनों ही बहुत छोटे हैं अभी। तो फिर मुझे लगा कि जब मनोज काम कर ही रहे हैं, जिम्मेदारियाँ सब निभ रही हैं, तो ऐसा कोई सर पे मारा मारी तो है नहीं मुझे। और उस वक्त मुझे फिर माँ के रोल भी ऑफ़र होने शुरू हो गए थे। तो मेरे लिए एक सवाल था कि अब माँ के रोल करने के लिए मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके जा रही हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो बढ़ने वाली उम्र है उसमें उनको सारा वो करवा के, और मैं भाग के जाके वहाँ पर सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिलने वाली नहीं है। तो किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए इस वक्त? तो मुझे लगा इस वक्त मुझे बच्चों को प्रायोरिटी देनी है, मैं नहीं जाऊँगी उस वक्त। तो मैंने मनोज को कहा कि मनोज मैं नहीं काम करूँगी, मैं अपने बच्चों को पालूँगी। तो मनोज ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी चॉइस। तो मनोज काम कर रहे थे और मैंने तकरीबन 12 साल काम नहीं किया, ना टेलीविज़न में ना कहीं और। सिर्फ थिएटर थोड़ा बहुत कम कर रही थी, पर क्योंकि उसमें ज़रा कमिटमेंट थोड़ी आसान होती है, तो वो काम मैंने किया। 12 साल तक बच्चों को बड़ा किया। जब उनकी स्कूल का ख़त्म हो गया और वो फिर ग्रेजुएशन के लिए बड़ौदा जा रहे थे एक्टिंग कोर्स करने के लिए, दोनों बच्चे, तब मेरे पास फिर से सवाल आ गया था कि अब तुम क्या करोगी? अब तो तुमने सब कुछ छोड़ भी दिया, अब तो तुम लोगों से मिलती भी नहीं हो, अब तो तुम्हें लोग भाभी जी कहने लगे हैं अब तो तुम्हारी सहेलियां भी तुमसे थक चुकी हैं कि भाई तुम तो बस यही कर रही हो, ये कर रही हो। पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ खोया तो नहीं था उन 12 सालों में। मैंने एक माँ को तो जीत लिया था, एक माँ का अनुभव तो पूरा लिया था। तो अब एक माँ बनने की बारी है। तो या वो मैं 30 में बनती और या फिर मैं वो 40 में बनती, बात तो सेम ही थी।
तो माँ तो अब बनना है, और अब अच्छी माँ बनना है, क्योंकि अब मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। और फिर ऊपर वाले की करम कह सकती हूँ ये कि उन्होंने खुद सोचा होगा शायद कि चलो इसका सब बैलेंस करते चलते हैं। तो बस ये समझिए कि मैं बच्चों को बड़ौदा की ट्रेन में चढ़ा के आई और उनको शिफ्ट किया यहाँ से, और मैं घर आई, और घर आते ही मुझे सबसे पहला जो फ़ोन आया है वो आया है विदु विनोद चोपड़ा जी की कंपनी से, फरारी की सवारी के लिए, कि सीमा जी हम एक रोल आपसे कराना चाहते हैं। और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट मिल सकता है। और मैंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। उन्होंने कहा लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें औरत का रोल नहीं है, आदमी का रोल है। मैंने कहा फिर मुझसे क्यों? बोलेंगे हम ये चाह रहे हैं कि एक आदमी का रोल आप औरत का बना सकती हैं कि नहीं, आप हमें बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है, कोई ऐसा रोल नहीं है जो आदमी करे और औरत ना करे। पर मेरे अंदर एक डर था, इसलिए क्योंकि बहुत साल तक मैंने काम नहीं किया था, कि दोबारा वो सब है मेरे पास कि नहीं है, मैं कितना कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर एक चीज़ थी कि जैसे कहते हैं कि अगर आपने एक बार स्विमिंग कर ली तो आप स्विमिंग नहीं भूलते हैं, आपने साइकिल चला ली तो आप साइकिल नहीं भूलते हैं। तो मुझे भी था कि शायद बहुत साल काम किया है, इतनी जल्दी तो नहीं भूली होंगी, तो कूद जाना चाहिए अब मुझे। तो फिर मैंने फरारी की सवारी किया, और फरारी की सवारी का एप्रिसिएशन मिला, और बहुत खुशी हुई इस बात से कि चलो लोगों ने दोबारा से मुझे काम देना शुरू किया। उसके बाद आंखों देखी फिल्म मिली रजत कपूर की, वो की तो और मज़ा आया। फिर उसके बाद सिलसिला अब तक कंटिन्यू चल रहा है, और माँ बनती रही बनती रही बनती रही। ख़ास तौर पर जो एसआरसी की रेपर्टरी में जो नौकरी जहाँ तक की कहानी है जी, मैं उसमें देख पा रहा हूँ एक बहुत ही आपके जीवन की जो अंडर करंट है, मैं उसमें देख पा रहा हूँ कि एक सीमा एक छोटा सा पर्स लटका के घर से कहीं किसी थिएटर में जा रही है या कहीं अलवर जा रही है, वहाँ हफ्ता भर रह रही है। उसका अपना एक अकेलापन भी, क्योंकि एक छोटी बढ़ती हुई सी उम्र है, एक तरफ जिम्मेदारियां हैं उसको भी नहीं छोड़ सकती, एक तरफ काम है जिसमें मज़ा भी आ रहा है, मज़े के साथ साथ आपने कहा कि उससे वो सुख नहीं मिल रहा था। क्या आपका अनुभव है इसमें कि एक मतलब वल्नरेबल होने की कोई वजह कि मतलब एक लड़की अकेली है, असुरक्षित है, और एक जो हम लोगों का जो एक मेल डोमिनेटेड समाज है और उसमें भी इस तरह की जो सॉफ्टवेयर आर्ट और ये सब में काम करने वाली लड़कियों के बारे में प्रिडोमिनेटली एक आइडिया होता है कि उनको कुछ इस तरह, वो सब भी कुछ अनुभव थे क्या? कुछ तो बहुत ही ख़राब अनुभव थे डेफिनेटली, जिसकी वजह से भी शायद मेरा डिसीजन था कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है। दुख की बात होती है जैसा कि जब ये चला था मी टू का काफ़ी बड़ा एक पोर्शन चला था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं और उस दौर से भी गुजरी होंगी आप, तो आपका कोई अनुभव ऐसा कड़वा रहा हो। तो मेरा यही मानना था कि देखिए ये तो हर लड़की की कहानी हो सकती है, इसमें कलाकार क्या करेगा, ज़रूरी नहीं कि हम अलग हट के कोई दुनिया जीते, हम भी वही दुनिया जीते हैं जो एक लड़की जीती है। और हमारे पूरे समाज में लड़की को बहुत जल्दी बताना पड़ता है कि वो लड़की है, घर वाले भी बताते हैं और बाहर वालों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसे बताना, स्पेशली दिल्ली की बसों में, दिल्ली की मार्केटों में, सबकी जिम्मेदारी सी थी हमें बताना कि हम लड़की हैं। तो वो सब झूठते हुए एक लड़की के दिमाग में अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग सी एक चीज़ें बनती हैं, और मेरे भी बन रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे और भी डर था अपनी फील्ड में कि मेरा भाई भी वहाँ मौजूद है, मेरी माँ भी काम करती हैं, और अगर मैंने ये बात घर पे जाके कही किसी को तो शायद बहुत बड़ा बवंडर मचेगा, शायद उसका ये भी हो सकता है कि काम मिलना बंद हो जाए, या बहुत सारे लोगों के साथ नाराज़गी लेना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें बहुत ज़रूरत थी काम करने की। और फिर मुझे लगा कि ये लड़ाई मेरी अपनी है, तो इसमें मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। तो मैंने अपने हथियार बनाए हैं। हथियार कैसे? मैंने अपनी ज़बान को अपना हथियार बनाया। मैं एक पैटर्न मेरा फिक्स हो गया था कि अगर मुझे कभी भी ऐसी कोई चीज़ झेलनी पड़ी जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो अगले दिन उसे मैं मार्केट में उछाल दूंगी, और वो डर बना दूंगी उन आदमियों के अंदर कि अगर इससे कोई बात की तो ये अगले दिन पब्लिक में बोलती है ये बात,
ये छुपाती नहीं है। तो वो औजार मेरे बड़े काम आया। ऐसे उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जो मेरी माँ की उम्र के थे, तो वो सोचते थे चलो बच्ची तो है, तो मैं उनसे कह देती थी अगले दिन ही कि अरे अंकल आपने कल ये बात की थी ना, मेरे को इतनी हंसी आई, आप क्या बोल रहे थे ना कल। और वो एकदम झेप जाता था सब लोगों के बीच में कि अरे नहीं नहीं बच्चे, मैं थोड़ी बोल रहा था। मैंने कहा अरे कल बोला था ना आपने मुझे अकेले में कि आप ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो हथियार था ये मेरे बड़े काम आया। तो फिर मैंने इसका सहारा लिया। और लेकिन वही मैं जो कहूँगी कि बहुत दुख की बात है कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी जी रही है, उसके अपने स्ट्रगल हैं, उसमें एक ये पोर्शन जो उसके साथ साथ चलता है जो बहुत दुखद है, जिसके बारे में वो सोचती भी नहीं है, उस तरफ आप उसका ध्यान ले जाते हैं और उस तरफ वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करना शुरू कर देती है कि सिर्फ इतनी ही मेरी हैसियत है क्या, या इतना ही सिर्फ आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरी कला, मेरा पैशन, वो मेरा हार्डवर्क वो आप तक नहीं पहुंच रहा है शायद। तो ऐसे जब उन लोगों से जब इनकाउंटर हो रहे थे तब शायद मैं और मजबूत हो रही थी कि नहीं, ये इसका पोर्शन नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं हो सकता, मेरे काम के साथ ये चीज़ जुड़ती नहीं है कहीं पर। आप ये चाहें कि मैं काम करूं और काम करने के बाद मैं आपके साथ भी हूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत बड़े रीज़न थे कि मैं एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी, चाहे वो भले ही मुझे कम पैसा मिल रहा था वहाँ पर। और ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा। श्री राम रेपेट्री कंपनी के बाद मैंने NSD रेपेट्री कंपनी में भी 3 साल काम किया। और फिर मुझे रेपेट्री कंपनीज़ में काम करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत सुरक्षित जगह हैं और कम से कम आप इतने सुरक्षित तो हो ही जाते हैं कि आप अपने डिसीजन स्ट्रांगली ले सकें, क्योंकि वो उसके लिए और बहुत सारे लोग भी वहाँ जिम्मेदार हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। लेकिन बाहर ये सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है, बाहर आप किसी को कह नहीं सकते क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं जहाँ पर भी आप काम करने आए हैं। तो ये एक चीज़ ने मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया है। यस। आपने तो, हम लोग मनोज जी की बात 2-3 बार बीच में आई, हमारे देखने वाले सोच रहे होंगे और वो जानते भी हैं कि मनोज पाहवा जो कि खुद एक बहुत ही कुशल अभिनेता हैं, वो सीमा जी के पति हैं। और आपने कहा कि प्रेम कहानी भी चली जी। किसी पर्टिकुलर नाटक के दौरान आप लोगों की जान पहचान हुई थी मनोज जी के साथ? हमारा एक ग्रुप था संभव नाम से, संभव, दिल्ली थिएटर में। हम लोग काफ़ी सारे लोग थे उसमें, कम से कम 20-25 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। उसमें सभी काफ़ी लोग NSD से थे, वीरेंद्र सक्सेना जी थे, अमिताभ श्रीवास्तव थे, देवराज अंकुर थे, दीपा साही थी। तो ये सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसके हिस्से मैं और मनोज भी थे। और उसमें ज़्यादातर ऐसा हुआ कि बहुत ऐसे नाटक हुए जिसमें एक दूसरे के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला और बड़ा मज़ा भी आता था, चैलेंज भी मिलता था, क्योंकि वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हम दोनों एक दूसरे से हमेशा नाराज़ रहते थे कि इसमें इसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, उनको अपनी बहस थी। तो करते करते हम नाटक में पहुँचे आधे अधूरे, और आधे अधूरे में एक दूसरे के पति पत्नी बने हम दोनों उसमें। और बहुत एक अलग लड़ाई थी उसमें भी, क्योंकि मनोज के 5 रोल थे और मैं सावित्री कर रही थी। तो मैं उन 5 लोगों से लड़ती हूँ उसमें, बात करती हूँ उसमें। तो करते करते हमने एक फैमिली फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी, जो कि मेरी और मनोज की दोनों की ऐसे स्टूडियो में जाके खींची थी। वो फ़ोटो बड़ी खूबसूरत आई थी दोनों की, हम दोनों की। तो हमने एक कॉपी ले ली उसकी, हमने कहा चलो ये कॉपी अपनी अपनी रखते हैं अपने अपने घरों में। तो मेरा घर तो ऐसा था जिसमें नाटक बहुत कॉमन चीज़ थे, पर मनोज का घर ऐसा नहीं था जिसमें नाटक कॉमन चीज़ थे। तो उनको ये डाउट हो गया कि शायद इसने ये शादी कर ली है और हमें बता नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी फ़ोटो तो कौन खिंचवाता है। तो ऐसा शक बढ़ गया उसके घर पे और वो बात ज़्यादा बढ़ गई, और वो बढ़ते 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 फैलनी शुरू हो गई कि मनोज ने शायद शादी कर ली और वो बता नहीं रहा है। और मनोज को नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस्सा कहाँ से बन रहा है। ये सब हम लोग होने के बाद की बात है? जी जी, हम लोग होने के बाद। तो उसके बाद ये हुआ कि उनकी जो छोटी बहन है वो फ़ोटो अपने स्कूल ले गई। उन्होंने कहा देखो बड़की मेरी भाभी है। तो वहाँ पर बात फैल गई, और वहाँ जो उनकी स्टूडेंट थी साथ में पढ़ती थी, उन्होंने अपने घर जाके बताया। तो जो उनकी माँ थी वो मेरी एक कज़न बहन के साथ टीचर थी एक ही स्कूल में। उन्होंने कहा तुम तो कहती हो बड़की तुम्हारी कज़न है, उसकी तो शादी हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अगर शादी होती तो मुझे तो ज़रूर बुलाते। उन्होंने आके हमारी माँ से शिकायत कर दी कि अरे उसकी शादी कर दिया आपने। अब हमारी माँ डर गई कि ऐसा तो नहीं इसने चुपके शादी कर लिया, हमें नहीं बता रही। तो ऐसे करके वो एक अजीब सा एक एपिसोड बन गया जो काफ़ी दिन तक चर्चित रहा। और मुझे और मनोज को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या किस्सा हो रहा है यार, दोनों के घर में कुछ झगड़ा सा हो गया है, शुरू हो गया, वो क्या चीज़ है।
तो जब हमें पता चला कि वो फ़ोटो है तो हम दोनों के बीच में काफ़ी उस फोटो को लेके बातचीत हुई। उन्होंने कहा अरे अच्छी लग रही है यार, मैंने कहा हाँ अच्छी तो लग रही है। और वो करते करते हम कब इन्वॉल्व हो गए हमें भी नहीं पता, पर वो आधे अधूरे थे जिसने हमें पूरा पूरा कर दिया। जी। आपकी माँ का देहांत कब हुआ? मेरी माँ का देहांत अभी 2001 में हुआ है। जी। यानी तब तक उन्होंने आपके सब अच्छे जी, अच्छे जी, वो जी, सब जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके अच्छे दिन बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश होके गई हैं वो। जी। तो सिनेमा में आने के बाद बेशक आपने बीच में एक 10-11 साल का एक गैप लिया, लेकिन वो फिर वही कि जैसे साइकिल नहीं भूली जाती है, स्विमिंग नहीं भूली जाती है, आपने तो शुरू किया। और वो सारी चीज़ें जो आपका थिएटर का लंबा अनुभव, आपका उससे पहले का जो काम है, वो सब इसमें। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि एक अभिनेता के तौर पर आप कैसे दूसरी औरत या दूसरा आदमी कैसे बनती हैं उसका, क्योंकि आपने कहा कि रेपर्टरी कंपनी में भानु भारती कह रहे थे कि ग्राफ बनाओ, और आप तो उससे पहले ऐसे ही बन जाया करती थी, बिना ग्राफ के बन जाया करती। हाँ जी। हाँ, तो कैसे आप बनती हैं? देखिए बहुत आसान तरीका है। अगर मैं आपके बारे में सोचना शुरू करूं कि आपका कैरेक्टर मुझे करना है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी एजुकेशन क्या है, आप घर में किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप सोशली कितना लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं एक किरदार को निभाने के लिए कि वो मुझे पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वो डायलॉग्स देखूंगी और उन पे अगर ध्यान दूंगी तो शायद मैं उस किरदार के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लें कि बरेली की बर्फ़ी की माँ ले लीजिए, तो बरेली की बर्फ़ी की माँ वैसे तो आप लोगों ने देखा कि वो बहुत बस सिर्फ शादी को लेके बात करती रहती है कि शादी हो जाए बेटा, शादी होगी तुम्हारी बेटा। लेकिन अगर मैं देखूँ उस किरदार के बारे में तो मुझे लगता है कि उसकी एजुकेशन क्या है। अच्छा, वो एक स्कूल में टीचर है, तो टीचर कैसी होती हैं? टीचर ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, बहुत जल्दी। और उनकी एक आवाज़ होती है टीचर्स की, आप पहचान सकते हैं किसी टीचर को, उसकी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ होती है। शायद इस वजह से भी उसको 40 बच्चों को चुप करना होता है, तो उसकी एक आवाज़ ऊंची होगी क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा है। और फिर वो औरत अपने घर के काम में कितनी होगी, जब जॉब करती हैं जो औरतें, वो अपना घर कितना संवार पाती हैं। तो अगर उसके घर में कहीं पर धूल है तो होगी, वो शायद संडे या कभी 15 दिन में 20 बार में एक बार अपने घर को सफाई कर पाती होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उस कैरेक्टर को दर्शाती हैं। तो अगर आप इसके बिना, उसकी रीढ़ की हड्डी बनाए बिना अगर किसी भी कैरेक्टर को खड़ा करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको वो परफॉर्मेंस दिख ही नहीं सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और फिर हर किरदार अलग होता है। तो जैसे तकरीबन अगर देखें तो आंखों देखी, दम लगा के आयशा, बरेली की बर्फ़ी, शुभ मंगल सावधान, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं लगातार जो मैंने की हैं जिसमें सभी में मैं माँ का रोल कर रही थी। और माँ का एक ही टेंशन था कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो किरदार अलग थे। उसकी वजह ये थी सिर्फ कि उनकी एजुकेशन, वो कहाँ से आई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो कौन है। जैसे शुभ मंगल सावधान की जो माँ है वो शायद दिल्ली शहर की है, तो दिल्ली शहर की एक माँ के आव भाव अलग होंगे। लेकिन अगर एक बरेली में रहने वाली एक माँ है जिसके पास एक्सपोजर ही उतना नहीं है, तो शायद उसकी लिमिटेड कुछ चीज़ें होंगी जो उसे पता होंगी। ऐसे ही अगर आंखों देखी की माँ है जो दिल्ली के चांदनी चौक की है, तो उसके हाथ पैर खुले हुए हैं, क्योंकि चांदनी चौक में उठना बैठना, नीचे जाना, सीढ़ी से उतर के पानी भरना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होगा वो बहुत खुला हुआ होगा, क्योंकि उसको बहुत काम करने पड़ते हैं, शायद नीचे बैठ के कपड़े धोने पड़ते होंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी होगी, उसका आव भाव कैसा होगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि उनके बिना इमारत बन नहीं सकती। तो ईंट तो रखनी पड़ेगी आपको, आप चाहेंगे आप सीधा उसमें घुस जाएं तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा तो यही मेथड है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और आपका मेथड बिल्कुल अनुभव से सिद्ध है। और ये बात बहुत क्लीशे ढंग से कही जाती है कि डायरेक्टर ने मुझको बहुत सिखाया। सिखाते हैं डायरेक्टर, तो सिखाते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन कई बार आप जैसे अभिनेता डायरेक्टरों को भी कुछ सिखाते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे भी हम्बल डायरेक्टर होते हैं जिस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सीमा जी आपने ये जो ऐड किया ये मैंने नहीं सोचा था और ये इसके साथ जा रहा है। मुझे लगता है मिला जुला ही होना चाहिए, और ज़्यादातर होता भी ऐसा है, क्योंकि डायरेक्टर ने भी खुद से कुछ सोचा हुआ है। तो जब हम पहली बार डायरेक्टर से मिलते हैं या राइटर से मिलते हैं तो हम पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं,
आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। तो कई बार तो डायरेक्टर होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता बताने के लिए। वो कहते हैं देख लीजिए ना सीमा जी, बस वो है एक बड़ी अच्छी चुलबुली सी औरत है, एक बस वो ऐसी है। तो वो बस से हमारा बस नहीं चलता। वो हमें लगता है ये बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है इनके पास। या राइटर भी कई बार राइटर भी हमें ऐसे मिलते हैं जो कैरेक्टर तो लिखते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि इस कैरेक्टर का करना क्या है। तो बस वो उनको एक कुछ पंच लाइन्स मिल जाती हैं जिसको वो लेके बड़ा मज़ा करते हैं, और एक मोटे मोटे तौर पे एक सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है। ये ज़्यादातर होता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर बहुत ज़्यादा जानते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, और जब डायरेक्टर के साथ आप काम करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिर उड़ान उड़ने में बहुत मज़ा है। क्योंकि वो कभी आपको कोई ढील देगा या कभी कोई आके कान में फुसफुसा देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो इसको, तो आपको भी बड़ा मज़ा आता है कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। या कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर ऐसे मिलते हैं कि वो कहता है ये क्या कर रही हैं आप, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, पर अच्छा लग रहा है, चलिए करते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कई बार डायरेक्टर मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। जी। फिर आप जैसे जो रोल ख़ासतौर पर जैसे माँ है या बहन है, इस तरह वाले जो ब्रैकेट के, तो जो को एक्टर्स होते हैं जो नहीं जानते आपकी जर्नी और आपका मैग्नेट, वो कई बार बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड बिहेवियर सेट पर होता है। वो मन में थोड़ा मलाल भी होता है, लेकिन फिर एक सहानुभूति भी होती है कि ये दया के ही पात्र हैं। मसलन चाहे वो आपको क्यों देने का मामला हो, आप कितने भी बड़े एक्टर हों, लेकिन सीमा पावा कोई छोटी एक्टर नहीं है। मन में कभी ये बात आती है कि ये क्या हुआ, ये तो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है? ऐसे तो खैर हमारे यहाँ मतलब तादाद में हैं ऐसे लोग जिन्हें नहीं बेचारों को मालूम है कि वो क्यों आ गए इस लाइन में। कोई चेहरे की वजह से आ गए, कोई बॉडी की वजह से आ गए, कोई सिफारिश की वजह से आ गए। तो ऐसे तो हर कलाकार से मिलना हो ही जाता है, पर जैसे कि आपने कहा कि एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इस बेचारे को तो कुछ सूर ही नहीं, इसको तो वो रास्ता ही नहीं पता जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इसको तो परेशान करना ही नहीं चाहिए। ये तो खुद ही अपने आप में इतना डरा हुआ है, अपनी सारी चीज़ों को समेट रहा है, इसके ऊपर ये भी मैं लाद दूंगी, देखो मैं ऐसा करूँगी, तो इसको मत छेड़ो। वो क्या कर रहा है उसे आप समझ के उसके हिसाब से खुद कर दो, और उसको जानने ही ना दो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेस्ट है ना, जो इनोसेंट रहेगा वो बेस्ट है। उसको अगर हमने इसमें फंसा लिया तो वो बेचारा कहीं का भी नहीं रहेगा। तो उन्हें छोड़ देना ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे में, और ऐसे बहुत हैं। एज अ पर्सन, अब ये तो आपने बीच बीच में बताया ही कि ख़ास तौर पर हम लोग के ज़मानों में जो पैसे पर्स भर भर के आए और उनमें समा भी ना पाए, तो उससे एक चीज़ तो हुई कि एक थोड़ा रिवेंज उन लोगों के लिए मन में आया, जो कि स्वाभाविक भी है कि जब हमारे गाढ़े दिन थे तुम दिखाई नहीं दिए और आज आसपास। लेकिन एज अ पर्सन सीमा पावा कैसी हैं अगर देखें, क्योंकि आखिरकार आप दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और अच्छा खासा आप लोग माशाल्लाह ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कितना आपके अंदर एकोमुलेशन का ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, ऐसा कर लें, कुछ फॉरेन ट्रिप्स बना लें, आपके अंदर नहीं, कैसा? हमें घूमने का बहुत शौक़ है, हम दोनों को ही बहुत शौक़ है। वो बहुत सालों से है, मतलब उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये था कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, तो काम में लगे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और मनोज का बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा वो हमेशा कॉन्शियस रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब बच्चों की छुट्टी हो तो हमें काम नहीं करना चाहिए उस वक्त, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। और बहुत सारे काम ऐसे छोड़े भी गए हमारे, तो हम उन्हें साल में 2 वेकेशंस देते ही देते हैं, आज भी देते हैं। आज वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी हमारा ये है कि अच्छा अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ लगना है, तो वो तो हम जाएंगे। लेकिन हम कोई भी घर में चारों ऐसे नहीं है जो विदेश के लालची हों। हम हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पर हम जा चुके हैं, और अभी काफ़ी जगह बची हैं हमारी। तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चारों कहीं भी जा सकते हैं। तो हम कई बार ऐसा हुआ कि एक ही जगह पर कई साल चले गए, क्योंकि उस जगह को ना तो हमने देखना था ना एक्सप्लोर करना था। हमें बस वो जगह चाहिए जहाँ पर हम चारों एक दूसरे के साथ बैठें, तमाम बातें करें, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करें। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे बच्चे आज इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारी कंपनी को अच्छा समझते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं। तो बस ये एक टारगेट रहता है। सामान ख़रीदना, ज्वेलरी का मुझे कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल ही शौक़ नहीं है। तो ज्वेलरी वाले तो बेचारे मैंने कभी देखे नहीं। और जहाँ तक घर का सवाल है, वो घर सजाना मुझे बहुत पसंद है,
पर मैं उन्हीं सामान से सजाती हूँ जो मेरे लिए उपलब्ध हों। मैं बड़ी चीज़ें ख़रीदना, महंगी चीज़ें ख़रीदना, मैं तो काफ़ी साल तक अपने हाथ से सफ़ेदी करती रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि चलो अपना घर है ना। और मैं गाना गाती थी रोमांटिक होके, जिस द्वारे घर की बहू आंगन सजाती मुझे लगता है जितना अपनापन आप देंगे उतना घर बनता है। तो हम तकरीबन उसको बहुत कोजी रखते हैं अपने घर को, और हमेशा हमारे घर में मेला लगा रहता है हमारे मेहमानों का। तो हमें बहुत पसंद है कि हमारे घर कोई आए, मैं उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊं। आप भी आइएगा, आपको भी बना के खिलाऊंगी। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल जी। एक्टिंग के अलावा आपने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, इसके अलावा आप और क्या क्या कर लेती हैं? ख़ास तौर पर मुझे ये बताइए कि ये जो ज़बान में आपकी एक नफासत और एक खूबसूरती है, वो कैसे आपने एक्वायर की है? वो तो समझिए आपकी बचपन से, क्योंकि माँ की वजह से ये सब हुआ। क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ तो हमारा बचपन में ही मार मार के ठीक करा दिया गया, क्योंकि हम गलत बोल ही नहीं सकते थे घर में भी। जब बोलते थे तो उनके कानों को चुभती थी और वो बोलती थी नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। तो ज़बान हमारी साफ़ होती चली गई। फिर उर्दू सेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारी ज़िंदगी में फैक्टर, कि जहाँ ड्रामा सेक्शन था हिंदी में, वहाँ उर्दू सेक्शन भी हुआ करता था, जिसके प्लेज हमें करने पड़ते थे। तो वहाँ जाके जब वो ज़बान साफ़ होनी शुरू हुई तो फिर वो हो ही गई। और फिर हो गई तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। तो आप जब बात करते हैं तो शब्द कुछ गलत निकलते ही नहीं हैं। जो भी निकलते हैं वो शायद उस ट्रेनिंग का असर है या माहौल का असर है, जिसकी वजह से बड़े नपे तुले शब्द निकलते हैं मुँह से। जी। और क्या कर लेती हैं आप? मसलन डांस कर लेती हैं, गाना गा लेती हैं आप? और गाना तो नहीं गा पाती, डांस ज़रूर कर लेती हूँ। उसके अलावा मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है, और उसके अलावा मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ। उसके अलावा तो खाना मेरा पैशन है, तरह तरह के खाने बनाती हूँ। और बाकी तो ऐसा कुछ शौक़ नहीं है। लिखने का शौक़ है, तो मैंने कई सारी भी कहानियाँ लिखी हुई हैं, जिस पे मैं चाहूँगी आगे भी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर फ़िल्म बनाना चाहूँगी। तो अभी तो एक ही फ़िल्म बनाई है। और इस फिल्म का क्या अनुभव रहा? इस फिल्म का बहुत खूबसूरत अनुभव रहा, इसलिए क्योंकि मैंने जब ये फ़िल्म लिखी थी तो मैंने एक लालच में लिखी थी कि ये मेन रोल मैं करूँगी अम्मा का। और क्योंकि मुझे कोई इतना अच्छा रोल दे नहीं रहा है, सब वही तकरीबन वही सब घूम घूम के कहानी वहीं बैठी हुई है, तो ये रोल मैं करूँगी। तो मैंने अपने दोस्त रजत कपूर या शरद कटारिया, इन लोगों को बोला कि तुम लोग बनाओ, मैंने एक फ़िल्म लिखी है। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं सीमा, ये फ़िल्म आप ही बनाओगी तो अच्छा है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये शायद करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ है। फिर जब मेरी नसीर सर से बात हुई, नसीरुद्दीन शाह साहब से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे से है। तो उन्होंने कहा बनाओ बनाओ। मैंने कहा सर पर मैंने कभी बनाई नहीं है, मैंने कोई छोटी सी फिल्म भी डायरेक्ट नहीं की है, तो इतनी बड़ी फिल्म कैसे डायरेक्ट करूँगी। उन्होंने कहा देखो सीमा, क्या होगा ज़्यादा नहीं बना पाओगी, ख़राब बनेगी फ़िल्म, तो चलो तुम्हें यही पता चल जाएगा कि तुम नहीं बना पाई, पर बना के देखो, क्या पता तुम्हें आती हो, तुम्हारा इतने साल का तजुर्बा है। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और मैं दृश्यम फिल्म्स का हमेशा एक वो मानूंगी एहसान, कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया पहली फ़िल्म को लेके, और उन्होंने मुझे बिल्कुल आज़ादी दी कि मैं अपने मन से फ़िल्म बना सकूं। और मैं अपने सारे कलाकारों को भी हमेशा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतना मुझ पे ट्रस्ट किया कि वो एक कॉल पे वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। और इतनी आपने देखा ही होगा 27 की भीड़ लगा दी मैंने उसमें। तो तजुर्बा तो बहुत खूबसूरत था, इसलिए क्योंकि अपने ही सब दोस्त लोग थे और पहली बार डायरेक्टर बन रही थी, तो ये देखने की मतलब ये खुशी मुझे मिली कि मैं अच्छा देख पा रही थी उन सीन्स को, जैसे मैंने लिखे थे वैसे मैं उन्हें देख भी पा रही थी और दिखा भी पा रही थी। तो वो मेरे लिए तजुर्बा कमाल का रहा, और शायद इसीलिए कहती हूँ कि खून मुंह को लग गया है, तो अब दूसरी फिल्म शुरू होने वाली है। जी, पूरी मेरी तैयारी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अभी फिल्म बनाऊँ और फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम मैं अपने मन का, जो मेरा मन कहता है कि इस तरह की कहानी होनी चाहिए, तो अगर वो मेरे को अगर सोर्स मिलता है, मुझ पे कोई भरोसा करता है, तो क्यों ना बनाऊँ। अच्छा देखिएगा कि यहाँ पर रहते हुए मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ये सब एक्टिविटीज़, जैसे अवार्ड फंक्शन वगैरह हो रहे हों, कहीं आप नॉमिनेट हुई, उसमें गई, बहुत तरह के लोग मिले, तो ऐसे कुछ लोगों को याद कीजिए जो एक ज़माने में बहुत एक्टिव होते थे, लेकिन अभी कभी कभार ऐसे फंक्शंस वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन वो कोई बहुत उनके भी पास
कुछ बहुत शेयर करने को, वो सब नहीं है, और लगता है कि ये जीवन आखिरकार हमारे भी सामने तो आएगा, आज नहीं तो 20 साल बाद, 40 साल बाद। वो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने उनको बहुत ऐसे देखा है बचपन से। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ की रहती है, एक तो देखिए, एक तो किस्मत तो है ही, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप क्या डेस्टिनी लेके आए हैं वो तो ज़िंदगी आपकी होगी, पर आपके एफ़र्ट्स भी बहुत मायने रखते हैं कि आपने कितने एफ़र्ट किए हैं उस ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। मुझे लगता है हम क्या करते हैं, जहाँ गलती हो जाती है हम इंसानों से, कि हम एक जगह पे रुकना और एक कंफर्ट जोन को पकड़ लेना अपनी ज़िंदगी समझते हैं। जब तक आपके अंदर चैलेंज लेने की हिम्मत है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो आप कभी मत छोड़ें, क्योंकि जितना चैलेंज आप लेते जाएंगे लाइफ में, जितनी नई चीज़ों के बारे में आप जानते जाएंगे और अटैम्प्ट करते जाएंगे, मुझे लगता है आप आगे बढ़ते जाएंगे। पर वो जो कंफर्ट जोन होता है ना, कि मुझे मेरी तारीफ मिल गई और इस पर्टिकुलर रोल के लिए मिल गई, तो अब इसी को कर करके खाते रहो, इसी को कर करके मैं बस जहाँ पर, तो वो शायद आगे ना चले। आज जो हम मान के चल रहे हैं वो शायद आज से 5 साल बाद ना चले। जैसे हमने देखा ही है कि हमारी फिल्मों के दौर हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी एकदम से डॉन की फिल्में बनती हैं, तो कभी हम म्यूज़िकल फिल्में बनाने लगते हैं, कभी हम यूपी चले जाते हैं, कभी हम पंजाब चले जाते हैं, और वो एक हुजूम सा होता है। वो एक फिल्में बनती है, फिर एक तरह की सारी वैसी ही फिल्में बनने लग जाती हैं। इसी तरह कलाकारों का भी होता है, क्योंकि वो टाइप कास्ट हो जाते हैं जी। तो अब जब आप टाइप कास्ट हो गए हैं, तो आपने अपनी प्रैक्टिस क्यों बंद कर दी कुछ और करने की? चलिए, आप, ये तो मजबूरी है हमारी कि हमारी फिल्में हमें वही रोल देती रहेंगी, मगर मेरे एज एन एक्टर मेरी क्या ड्यूटी है अपने लिए? वो ये है कि मैं अपने आप को अपडेट करता रहूँ, या मैं अच्छा सिनेमा देखता रहूँ, या मैं अच्छा थिएटर देखता रहूँ, या मैं थिएटर कर सकता हूँ, अगर मैं उस लायक हूँ तो मैं थिएटर भी करूँ, या किताबें पढ़ूँ, या लोगों से मिलूँ या जानूँ। और यंग जनरेशन का हमेशा वेलकम करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कलाकार जो आपको ऐसे दिखाई देते हैं, उन लोगों ने कहीं पर ये दीवार खड़ी कर दी कि हम जो जान के आए हैं या हम जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। मुझे लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप जानते हैं वो कोई नहीं जानता हो। वो पास्ट हो सकता है, पर आपको फ्यूचर तो पता ही नहीं है। तो अपने आप को कितना आप अप टू डेट रखते हैं, कितना आप अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, वो बहुत मायने रखता है आपकी डेस्टिनी बनाने में। और दुख होता है डेफिनेटली, बहुत सारे कलाकारों को देख के दुख होता है, और लगता है कि ये तो एक अच्छे उसमें आते, पर शायद वो खुद जिम्मेदार है या उनकी डेस्टिनी उनके साथ कुछ खेल कर रही है। तो लेकिन दुख तो बहुत होता है। हाँ, लेकिन दुख के साथ साथ आपने ये बात भी कही दी कि अगर वो अपडेट रखें और नए चैलेंजेस दें, तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आखिरकार पहुंचेंगे, वो आपके अनुभव से, आपकी इस सजेशन से भी कोई रोशनी ले सकते हैं। आप हमारे लिए कुछ गाइए ना। अरे नहीं बाबा, किसी नाटक में तो कुछ गाया ही होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं आप। गाना नहीं हो सकता मुझसे। जी 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 जी, बस ये काम नहीं आया। सीखना बहुत चाहा, थिएटर में मतलब सम्मिलित रूप में गा लिया, ग्रुप में गा रहे हैं तो चलो हम भी गा लेते हैं, पर ऐसा कभी नहीं कि खुद से गा के कुछ, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, किसी डायलॉग को याद कीजिए जो डायलॉग बहुत आपके साथ कई उसके वो किए, आपने शोज़ किए, और कोई पर्टिकुलर डायलॉग उसमें कुछ इमोट ऐसे बैठकर करना मुश्किल है, लेकिन करके देखिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे याद आ रहा है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, दूर दूर तक की उपत्यकाएँ भीग गई हैं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। ये आषाढ़ का एक दिन का नाटक का डायलॉग है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और मुझे लगता है मोहन राकेश जी ने कमाल का नाटक लिखा है, जिसे मैं बार बार करना चाहूँगी। अब तो मेरी उम्र नहीं रही है, मगर आपने इस पर मणिकौल जी वाली फिल्म तो देखी होगी? जी जी, देखी है मैंने। लेकिन उसमें डायलॉग बिल्कुल दूसरी तरह से जी जी, उन्होंने वो स्क्रीन प्ले उसका बदल दिया, पर मुझे लगता है कि इस नाटक का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसकी भाषा है, और अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करें तो शायद इसकी ब्यूटी थोड़ी कम हो जाती है। तो हम लोग अब बातचीत वाइंड अप करेंगे। सीमा जी, कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे नहीं पूछी है इस वक्त आप कह सकती हैं? कोई ऐसा सवाल जो आपसे उम्मीद कर रही थी मैं पूछूंगा, मैंने नहीं पूछा, तो आप कह सकती हैं इस वक्त? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उस दौरान जब मैं एक माँ बनने की कोशिश कर रही थी और माँ की जो ट्रेनिंग चल रही थी,
उसमें मैंने ज़िंदगी को बहुत अलग तरीके से और सीखा, अपने बच्चों से सीखा। और जिस तरह से छोटे बच्चे हर चीज़ का अनुभव पहली बार लेते हैं, वो ताजगी उनके साथ अनुभव करने से शायद मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रही कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही थी। तो जो 12 साल के गैप में एक और इंस्टीट्यूट मुझे मिला, वो मेरे बच्चों से मिला, मेरी मदर इन लॉ से मिला जो मेरे साथ रहती थी। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इंसान की कभी ख़त्म होती नहीं है। तो बस ये है कि आप अपने इंस्टीट्यूट पहचानते रहिए कि कब कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए खुल रहा है और उससे आप क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले ये जो बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने आखिर में कही, हालांकि उसका एक हिस्सा बीच में हमने छुआ था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आप हमारे लिए आई। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे उम्मीद है कि आपको भी। जी, मुझे बहुत मज़ा आया और बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आई, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत कमाल बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।